हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे और आपके आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 7 अगस्त 2021 से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। इस लेक्चर के अंत में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। दोस्तों, रोज की तरह डिस्कस करते हैं आज का मोटिवेशन। तो मोटिवेशन क्या है? हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। यानी दोस्तों, हम अपने जीवन में जब छोटे छोटे से बदलाव करते हैं तभी हमें बड़ी कामयाबी मिल सकती है। यानी अपनी कमियों को दूर कीजिएगा और अपने आप में बदलाव लाइएगा, तभी हमें बड़ी कामयाबी मिलेगी। दोस्तों, आज के इस लेक्चर का हमारा टारगेट है 200 लाइक का। लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिएगा दोस्तों, जिससे स्टडी कर को सपोर्ट मिल सकेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, रोज की तरह डिस्कस करते हैं एक महत्वपूर्ण सूचना कि आप स्टडी कर को खबरिया पर फॉलो करने, जहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिलेंगे जिनका सीधा फायदा आपके एग्जाम में मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में किस पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है? तो दोस्तों, उस पुरस्कार का नाम क्या है जिसका नाम बदल दिया गया है हाल ही में और नाम कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार? तो दोस्तों, उस पुरस्कार का नाम है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। यानी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम अब क्या होगा? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। दोस्तों, हुआ क्या आज सुबह कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट के माध्यम से बताया कि उन्होंने कई लोगों की रिक्वेस्ट पर, कई नागरिकों की रिक्वेस्ट पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है कि खेल रत्न अवार्ड्स का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया है। तो दोस्तों, उन्होंने कहा कि हजारों लोगों की ये मांग थी कि खेल रत्न अवार्ड का नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पर किया जाए, तो इसी को देखते हुए उन्होंने खेल रत्न अवार्ड का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद अवार्ड कर दिया है। तो दोस्तों, अब क्या हुआ कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम अब क्या होगा? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जिसे हम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कहते थे, तो यह स्पोर्ट के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड है और यह भारत सरकार के द्वारा स्पोर्ट के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है। इसके अंतर्गत 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। तो यह राशि आपको जरूर याद रखनी है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड्स के में कितनी राशि दी जाती है? 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। पहला अवार्ड कब दिया गया था? 1991-92 में। यानी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड्स की शुरुआत 1991-92 में हुई थी। लास्ट बार 2020 में दिए गए हैं। दोस्तों, 2020 में रोहित शर्मा, मरियप्पन थंगावेलु, मनिका बत्रा, विनेश फोगाट और रानी रामपाल को खेल रत्न अवार्ड दिए गए हैं। दोस्तों, अब तक कुल मिलाकर के 45 लोगों को खेल रत्न अवार्ड दिया जा चुका है और खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? विश्वनाथन आनंद। इसी प्रकार का अवार्ड है अर्जुन अवार्ड। तो दोस्तों, ये अर्जुन अवार्ड खिलाड़ियों को दिया जाता है जिन्होंने हाल ही के वर्षों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरव प्रदान किया है। तो दोस्तों, अर्जुन अवार्ड की बात करें तो यह 1961 से शुरू हुआ था और इसके अंतर्गत 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है और यह भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही प्रदान किया जाता है। दोस्तों, कोच को भी कुछ अवार्ड दिया जाता है, तो उस अवार्ड को बोलते हैं हम दोस्तों द्रोणाचार्य अवार्ड। यानी कोच को दिया जाने वाला अवार्ड कौन है? द्रोणाचार्य अवार्ड। जिन कोच ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और जिनके खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का मान बढ़ा रहे हैं, तो ऐसे कोचेस को सम्मानित करने के लिए द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। द्रोणाचार्य अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1985 से और इसके अंतर्गत 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। दोस्तों, अब तक 129 लोगों को द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जा चुका है और इसके पहले विनर कौन कौन से थे? ध्यान से सुनिएगा। 3 लोगों को पहली बार द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया था 1985 में। तो वो 3 लोग कौन थे? भालचंद्र भास्कर भागवत, ओम प्रकाश भारद्वाज, OM नामवीर। ये 3 लोग थे जिन्हें पहली बार 1985 में द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया था। चलिए फ्रेंड्स, अब हम ध्यानचंद के बारे में डिस्कस करते हैं कुछ बातें। ये हमारे देश के पद्म भूषण है, यानी पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। इनका नाम क्या था? असली नाम था इनका ध्यान सिंह। इनके निक नेम थे कुछ द विजार्ड और द मैजिशियन के नाम से इन्हें जाना जाता था। इनका जन्म कब हुआ था? 29 अगस्त को। दोस्तों, इनके जन्म दिवस को ही हम खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। यानी भारत में जो खेल दिवस है वो 29 अगस्त को मनाया जाता है। इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों 3 दिसंबर 1979 को। अब बात करते हैं दोस्तों कि हॉकी के फील्ड में
ये किस स्थान पर खेलते थे? मेजर ध्यानचंद हॉकी के फील्ड में किस स्थान पर खेलते थे? तो सेंटर फॉरवर्ड पर खेलते थे कौन? मेजर ध्यानचंद। और ये 1926 से लेकर 1949 तक इन्होंने ब्रिटिश इंडिया के लिए खेल खेला है। इन्होंने ओलंपिक में भारत को मेडल दिलाए हैं 1928 में, 1932 में और 1936 में, यानी कुल मिलाकर 3 मेडल दिलाए हैं इन्होंने भारत को। तो दोस्तों यही भारत के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी। अभी हाल ही के दिनों में टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर भारतीय हॉकी टीम ने, जो पुरुषों की टीम थी, उन्होंने 41 साल बाद टोक्यो में मेडल जीता है और टोक्यो 2020 में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। लास्ट बार 1980 में मेडल जीता था, भारत ने गोल्ड मेडल जीता था 1980 में। उसके बाद से कोई भी मेडल नहीं आया था ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम को। तो 2020 में, यानी 2020 के जो टोक्यो ओलंपिक 2021 में हो रहे हैं, तो उसमें भारतीय हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो ध्यान से सुनिएगा। किस भारतीय पहलवान को टोक्यो ओलंपिक में 57 किलो भार वर्ग में सिल्वर मेडल मिला है? तो दोस्तों उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिसने टोक्यो ओलंपिक में 57 किलो भार वर्ग में सिल्वर मेडल जीता है? तो उस खिलाड़ी का नाम है रवि कुमार दहिया। तो दोस्तों भारतीय पहलवान है रवि कुमार दहिया, जिन्होंने पुरुषों के 57 किलो भार वर्ग में फाइनल में रूसी ओलंपिक समिति के जबुर युगोव से हार करके रजत पदक जीता है। यानी रूस के जबुर युगोव ने रवि कुमार दहिया को हरा दिया था, जिसके बाद वो सिल्वर मेडल के हकदार बने थे। अगर वो जीत जाते तो गोल्ड मेडल जरूर मिलता। दोस्तों अब तक भारत के 5 पहलवान ऐसे हैं जिन्होंने ओलंपिक के अंदर पदक जीता है। तो उन 5 पहलवानों के नाम क्या है? रवि कुमार दहिया, के.डी. जाधव, सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त और साक्षी मलिक। दोस्तों एकमात्र महिला पहलवान है जिन्होंने ओलंपिक के अंदर पदक जीता है, उनका नाम है साक्षी मलिक। साक्षी मलिक हरियाणा प्रदेश से आती हैं। दोस्तों अब हम रवि कुमार दहिया की बात करते हैं, तो इनका जन्म हुआ था 12 दिसंबर 1997 को। अभी इनकी आयु केवल 23 वर्ष है और इनका जो जन्म है वो सोनीपत हरियाणा में हुआ था। सोनीपत के जो नहरी गांव है वहां पर इनका जन्म हुआ था। दोस्तों बात करते हैं रवि कुमार दहिया के मेडल कौन कौन से हैं। तो उन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर सिल्वर मेडल जीता है और वर्ल्ड चैंपियनशिप 2019 में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। एशियन चैंपियनशिप 2020 और 2021 में गोल्ड मेडल जीता है और वर्ल्ड अंडर 23 चैंपियनशिप में इन्होंने 2018 में सिल्वर मेडल जीता था। इसके अलावा जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2015 में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। दोस्तों आने वाले भविष्य में जो रवि कुमार दहिया होंगे ये बहुत बड़ा नाम होंगे इंडिया के लिए और अधिक मेडल ला सकते हैं इंडिया के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। आईआईटी रुड़की ने किस राज्य के लिए भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप किस राज्य के लिए आईआईटी रुड़की ने लॉन्च किया है? तो वह राज्य है उत्तराखंड। दोस्तों जो अर्थक्विक अर्ली वार्निंग मोबाइल ऐप होगा, यह भूकंप को आने से पहले ही उसके बारे में जानकारी दे देगा कि यह कहां कहां आने वाला है और कितना नुकसान होने वाला है। तो यह किसने बनाया है दोस्तों? अर्थक्विक अर्ली वार्निंग मोबाइल ऐप। तो इसको बनाया है आईआईटी रुड़की ने। दोस्तों हम भूकंप के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। तो भूपटल में पृथ्वी के अंदर और बाह्य शक्तियों के प्रभाव के कारण उत्पन्न कंपन को भूकंप या अर्थक्वेक कहते हैं। यानी पृथ्वी के अंदर और पृथ्वी के बाहर जो प्रभाव होते हैं और उनके कारण जो कंपन उत्पन्न होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। भूकंप का अध्ययन करने वाले विज्ञान को हम सिस्मोलॉजी कहते हैं। इसके अलावा भूकंपीय तरंगों का मापन करने वाले उपकरण को हम सिस्मोग्राफ बोलते हैं। दोस्तों पृथ्वी के आंतरिक भाग में भूकंप उत्पत्ति केंद्र को सिस्मिक सेंटर कहते हैं और जो धरातल पर जो भूकंप का केंद्र होता है उसे हम एपी सेंटर कहते हैं। इस बात को आपको ध्यान से समझ लेना है। यानी पृथ्वी के अंदर जहां से भूकंप उत्पन्न हुआ है, यानी नीचे की साइड जहां से भूकंप उत्पन्न हुआ है उसे हम सिस्मिक सेंटर बोलते हैं और धरातल पर यानी भूपर्पटी पर जहां से भूकंप की तरंगें पहुंची हैं, जहां पहली बार पहुंची हैं, उसे हम एपी सेंटर कहते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के पर्वतारोही सहरोज कासिक दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू के शिखर पर पहुंचने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं? तो दोस्तों सहरोज कासिफ किस देश के पर्वतारोही हैं जिन्होंने केटू पर फतह हासिल की है? तो दोस्तों वो पाकिस्तान के हैं। दोस्तों पाकिस्तानी पर्वतारोही सहरोज कासिक दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू के शिखर पर पहुंचने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं और उन्होंने यह उपलब्धि 17 साल की उम्र में हासिल की है। दोस्तों इसके पहले यह रिकॉर्ड साजिद सदपारा के नाम था, जिन्होंने 20 साल की उम्र में केटू पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया था और वो उस समय केटू पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। लेकिन अब यह रिकॉर्ड टूट चुका है
और पाकिस्तान के पर्वतारोही सहरोज कासिफ ने K2 पर चढ़ करके 17 साल की उम्र में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर की, जिनके नाम है, पहला नाम है माउंट एवरेस्ट। तो यह किस देश में है? नेपाल में है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? ध्यान से सुनिएगा, 8,848 मीटर। आपको कहीं कहीं 8,850 मीटर भी मिल सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते, एक ही ऑप्शन होगा आपके एग्जाम में, या तो 8,848 होगा या फिर 8,850 होगा। फिर है कंचनजंगा, तो ये भारत में है और इसकी ऊंचाई 8,898 मीटर है। फिर है मकालू, तो दोस्तों ये नेपाल में है और इसकी ऊंचाई है 8,481 मीटर। फिर है धौलागिरी, तो ये नेपाल में है और इसकी ऊंचाई है 8,172 मीटर। दोस्तों नंगा पर्वत, इसकी ऊंचाई है 8,126 मीटर और यह भारत में है। अन्नपूर्णा, दोस्तों यह नेपाल में है और इसकी ऊंचाई है 8,078 मीटर। नंदा देवी, दोस्तों ये भारत में है और इसकी ऊंचाई है 7,817 मीटर। दोस्तों अगला शिखर है कामेट, जो कि भारत में है और इसकी ऊंचाई है 7,756 मीटर। फिर है दोस्तों नामचा बरुआ, दोस्तों नामचा बरुआ भारत में है और इसकी ऊंचाई है 7,756 मीटर। और गुरुला मंधाता, ये नेपाल में है और इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 7,728। दोस्तों आपको ये याद रखना है कि ये हिमालय पर्वत के कुछ ऊंचे शिखर हैं। दोस्तों हमने पूरे शिखर नहीं बताए हैं, केवल हिमालय पर्वत के बताए हैं। दोस्तों भारत का उच्चतम पर्वत कौन है? कंचनजंगा है। यानी भारत की बात करें तो भारत का जो सबसे ऊंचा पर्वत है ये कंचनजंगा है। और भारत जो कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK सहित की बात करें तो सबसे ऊंचा पर्वत माउंट K2 है। K2 गॉडविन ऑस्टिन, जिसे हम K2 बोलते हैं, तो ये K2 गॉडविन ऑस्टिन कहलाता है। तो ये भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। अगर हम POK को भी मिला दें तो सबसे ऊंचा पर्वत K2 होगा। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है दोस्तों? अरावली पर्वत श्रृंखला है। पश्चिमी घाट और दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनाईमुडी है, जो कि केरल में है। और अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट आबू है दोस्तों, जो कि राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन क्या है? अमेरिका ने चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच किस देश को पहली बार हथियार बेचने को मंजूरी दी है? तो दोस्तों अमेरिका ने पहली बार किस देश को हथियार बेचने को मंजूरी दी है? तो उस देश का नाम है ताइवान। दोस्तों अमेरिका ने चीन के बढ़ते तनाव के बीच ताइवान को पहली बार हथियार बेचने को मंजूरी दे दी है। अमेरिकी विदेश विभाग ने ताइवान को 750 अरब डॉलर के हथियार समझौते को मंजूरी दी है। ताइवान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह निर्णय अमेरिकी सरकार की ताइवान के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यानी ताइवान के विदेश मंत्रालय ने यह कहा है कि जो अमेरिकी सरकार है वो ताइवान के साथ है, यानी चीन के साथ नहीं है, वो ताइवान के साथ है। दोस्तों अमेरिका ने यह फैसला ऐसे समय पर किया है जब चीन और ताइवान के बीच तनाव बढ़ रहा है। दोस्तों अब ये चीन और ताइवान की स्थिति हम जान लेते हैं। चीन और ताइवान दोनों पड़ोसी देश हैं। दोस्तों चीन कहता है कि ताइवान हमारा ही अंग है, यानी चीन का ही हिस्सा है और यह कभी न कभी यह चीन में मिल जाएगा। लेकिन ताइवान क्या कहता है दोस्तों कि ताइवान एक स्वतंत्र देश है और ये कभी भी चीन में नहीं मिलेगा। तो यह लड़ाई है दोनों देशों के बीच में कि चीन कहता है कि ताइवान हमारा हिस्सा है और ताइवान अपने आप को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किए हुए है। दोस्तों इस प्रकार से चीन और ताइवान में हमेशा विवाद होता रहता है और ये एक दूसरे से हमेशा झगड़ते रहते हैं। दोस्तों ताइवान है तो बहुत छोटा सा देश, लेकिन इसने कोरोना पर लगाम लगाने में सबसे पहले सफलता हासिल की थी। यानी ताइवान एक ऐसा देश था जिसने सबसे पहले कोरोना पर उसने कंट्रोल करने में सफलता हासिल की थी, लेकिन पूरी तरह से तो नहीं किया था। लेकिन ताइवान उन देशों में शामिल है जिसने बहुत अच्छी तरीके से मैनेजमेंट किया है कोरोना का। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं जीके डोज की, यानी आज के जीके के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए क्या है? परमवीर चक्र है। और भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गॉगरिन थे, जो कि रसिया के थे दोस्तों। और चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो राकेश शर्मा थे। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया था? तो प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट, जिसे 1975 में छोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटरेज है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है। तो दोस्तों ये थे कुछ जीके के क्वेश्चन
जिनको हमने रिवाइज किया है, इन क्वेश्चनों को आप जरूर एक बार फिर से रिवाइज कर लें, जिससे आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम उन प्रश्नों को डिस्कस करते हैं जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दूसरा क्वेश्चन है, रवि कुमार दहिया का जन्म किस राज्य में हुआ है? तीसरा क्वेश्चन है, भूकंप का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? चौथा क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट किस देश में है? पांचवा क्वेश्चन है, भूकंपीय तरंगों का मापन करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? और छठवां क्वेश्चन है दोस्तों, अर्जुन अवार्ड की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इन प्रश्नों के जवाब आपको इसी लेक्चर में मिलेंगे। तो अगर आपको ये प्रश्न नहीं बनते हैं तो आप लेक्चर को फिर से ध्यान से सुने और फिर आपको इन प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। तो इनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, चलने से पहले आपको बता दें कि आप राजा गुप्ता को अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिएगा, जहां पर आपको स्पेशल क्लासेस मिलेंगी। इसके अलावा आप अनअकैडमी से कोई भी कोर्स खरीदना चाहते हैं तो उस पर अगर आप छूट पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक रेफरल कोड यूज करना होगा, और वो रेफरल कोड होगा दोस्तों राजा नंबर 1। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर आपको 1 लाख से अधिक बच्चे जुड़े मिलेंगे, जो कि रोज PDF प्राप्त करते हैं। इसके अलावा क्विज भी प्राप्त करते हैं और प्रैक्टिस सेट भी देते हैं। तो दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें और स्टडी कर को सपोर्ट जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।